हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक रीतिका से अध्याय 3 रीढ़ की हड्डी एकांक की लेखक जगदीश कुमार माथुर द्वारा लिखित का प्रश्नाभ्यास लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्रश्न उत्तर करने से पहले लाइक सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। प्रश्न नंबर 1। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा भी जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है। उत्तर। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। यह तर्कसंगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यूँ तो हर जमाने की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं। परंतु बुजुर्ग लोग प्राय अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनाते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका जीवन में कोई महत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 2। रामस्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। उत्तर। रामस्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के पक्षधर हैं। उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत, कला आदि का भी ज्ञान है। रामस्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उनकी सोच अच्छी न थी। लड़के का पिता और स्वयं लड़का दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की व्यवस्था को उजागर करती है। प्रश्न नंबर 3। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहा है, क्या वह उचित नहीं है? वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। परंतु वह यह क्यों भूल रहे हैं कि उन्हें लड़की की पसंद
नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। प्रश्न नंबर 4। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी व्यापार खोज रहे हैं। वह इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। रामस्वरूप जहां आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं, वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती के से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। प्रश्न नंबर 5। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उपर्युक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। नंबर 1। शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वह पकड़ा जा चुका है। नंबर 2। उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव है। जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। नंबर 3। वह शारीरिक रूप से भी असमर्थ है। वह शरीर से कमजोर झुककर तथा उसे चेतन कर भी बैठना नहीं आता। प्रश्न नंबर 6। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टतावादी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर सकता है, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज को दिशा नहीं प्रदान कर सकते। प्रश्न नंबर 7। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि के कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अतः यह उचित शीर्षक है। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 8। कई वस्तुओं के आधार पर आप एकांकी का मुख्य पात्र किसे मानते हैं और क्यों? इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरता है वह एक ही है, उमा। उमा की उपस्थिति भले ही थोड़े समय के लिए थी, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। अतः इस कहानी की उपयुक्त पात्र एकमात्र उमा है। प्रश्न नंबर 9।
एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारों व विचारधाराओं से संपन्न है, परंतु एक मजबूर पिता है। पिता ठीक लिख लें, गलती से छोटी लग गई है। वह एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यह शिक्षा में छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है। राम गोपाल निहायती बड़े लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की संपन्नता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वह अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालचीपन स्पष्ट होता है। वे लालची स्वभाव के हैं। प्रश्न नंबर 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? अपने शब्दों में लिखिए। रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी को निम्नलिखित उद्देश्यों हैं। नंबर 1, यह एकांकी स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर है। नंबर 2, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाने वाली है। नंबर 3, बेटियों के विवाह के समय पिता की परेशानियों को बेनकाब करती है। नंबर 4, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वाले को बेनकाब करती है। नंबर 5, स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देने के पक्ष में है। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलवाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलवाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, हम स्वयं भी नारी का सम्मान करें तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। नंबर 2, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दें। नंबर 3, नारी के प्रति हो रहे अत्याचारों का विरोध करें और उनके बचाव के लिए संघर्ष करें। नंबर 4, दहेज का विरोध और उन्हें उचित गरिमा दें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।